नमस्कार दोस्तों, मैं RSD। आज का मेरा विषय है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को विषय के रूप में लेने का मूल वजह यह है कि मंत्री परिषद के निर्माण का जीवन मरण का केंद्र होते हैं प्रधानमंत्री। इस कारण जरूरी है कि आप प्रधानमंत्री के बारे में औपचारिक संज्ञान लें। तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के निर्माण में जीवन मरण का केंद्र क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है, इस विषय को जानेंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री के बारे में कुछ औपचारिक बातें समझने का प्रयास करते हैं। अगर प्रधानमंत्री की बात करें आप, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री पद की जो चर्चा है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) में आया है, ठीक है। और एक जगह आया है आपका अनुच्छेद 75(1) में। यहां समझने की आवश्यकता यह है कि जो 74(1) में प्रधानमंत्री की चर्चा आई है, यानी प्रधानमंत्री पद की चर्चा जो 74(1) में आया है, वो मंत्री परिषद के प्रमुख या प्रधान के रूप में आया है। मतलब ये हो गया यहाँ पे कि राष्ट्रपति जो भी काम करेंगे वो मंत्री परिषद के सलाह पर करेंगे, ठीक है। और उस मंत्री परिषद का प्रमुख जो होंगे वो राष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मंत्री परिषद की जो प्रधानमंत्री की जो शक्ति है, जैसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां प्रैक्टिकली अगर देखें तो प्रधानमंत्री की ही शक्ति है, ठीक है। क्योंकि ये 74(1) को जब आप पढ़ेंगे, अनुच्छेद 74(1) को प्रधानमंत्री के संदर्भ में, तो समझ में आता है। एक प्रधानमंत्री पद का अगर चर्चा कहें तो सबसे पहले आर्टिकल 74(1) में आता है। लेकिन 75(1) में जो प्रधानमंत्री पद की बात आई है, तो ये नियुक्ति के संदर्भ में आया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में आया है, जिनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ये बात अलग है कि वो लोकसभा के विश्वास पर्यंत ही वो पद धारण करते हैं प्रधानमंत्री। इसलिए जरूरी हो जाता है कि अब सवाल यही नहीं है कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, बाकी जो मंत्री हैं, जो अन्य मंत्री हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं, ठीक है। तो औपचारिक संज्ञान लेने के बाद हम ये कि सबसे पहले प्रधानमंत्री की चर्चा किस आर्टिकल में है, नियुक्ति के रूप में किस आर्टिकल में है, ये जानने के बाद हमको ये जानना चाहिए कि क्या प्रधानमंत्री की कोई योग्यता भी निर्धारित है क्या, या संविधान में कहीं ऐसी भी चर्चा है कि उनकी योग्यता की कोई बात कहीं कोई अनुच्छेद कर रहा हो। तो आपको मैं बता दूं कि भारतीय संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है जो प्रधानमंत्री बनने की योग्यता को संदर्भित करता हो। हाँ, कुछ शर्तें हैं जिसे पूरा करना पड़ता है, जो एक सामान्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी होता है या लोकसभा के मेंबर के लिए भी होता है। 25 वर्ष का उम्र होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। तो एक सामान्य सांसद बनने के लिए भी, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 वर्ष, तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष, ये एक न्यूनतम उम्र सीमा है। ये बस शर्तें हैं जो पूरी होनी चाहिए, है ना। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई स्पेशल योग्यता ऐसी कोई बात नहीं है भारतीय संविधान में, ठीक है। तो इतनी बात को जानने के बाद हमको अब ये जानना है कि आखिर ये जो प्राइम मिनिस्टर है, ये जीवन मरण का केंद्र क्यों है। तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के जीवन मरण का केंद्र, मंत्री परिषद के जीवन मरण के केंद्र के रूप में प्रधानमंत्री। क्यों? क्यों ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो इसके पीछे कारण है। एक तो नियुक्ति, दूसरा आपका बंटवारा, तीसरा शब्द आप श्रेणीक्रम कह सकते हैं,
चौथा शब्द आप कह सकते हैं नियुक्ति, बंटवारा, श्रेणीक्रम, भंग। ये शब्द आपको समझने हैं। ये चारों शब्द को समझेंगे आपको पता चल जाएगा कि मंत्री परिषद के जीवन मरण के केंद्र में के रूप में प्रधानमंत्री की बात हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो नियुक्ति, तो भाई मंत्री परिषद का कोई भी मेंबर जो नियुक्त किया जाएगा उसे नियुक्त तो राष्ट्रपति ही करेंगे। ठीक है, 75(1) के अंतर्गत ही, लेकिन वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। तो कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा ये फैसला प्रधानमंत्री लेता है। तो इससे आपको उनकी शक्ति का अंदाजा लग रहा है प्रधानमंत्री के। उसी प्रकार अगर बंटवारा की बात करें कि तो विभाग का बंटवारा होता है कि मंत्रालय, कौन सी मंत्रालय किसको देना है, किसको कौन सा विभाग मिलेगा, इसकी भी कहीं ना कहीं विभाग बांटने की जो शक्ति है वो भी प्रधानमंत्री के पास है। तीसरा है श्रेणीक्रम। श्रेणीक्रम का मतलब क्या हुआ? श्रेणीक्रम का मतलब जैसे आप बोलते हैं कैबिनेट स्तर का दर्जा, ठीक है, राज्य मंत्री का दर्जा, या फिर आप ये कहते हैं कि उप मंत्री, है ना, या उप मंत्री या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाला, स्वतंत्र प्रभार, ये सारा श्रेणीक्रम भी चूंकि प्रधानमंत्री तय करते हैं तो निश्चित रूप से इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं प्रधानमंत्री के पावर का। तो प्रधानमंत्री के पावर के संदर्भ में हम ये बात कर रहे हैं कि कितने शक्तिशाली हैं प्रधानमंत्री। और भंग के संदर्भ में अगर बात करें तो अगर प्रधानमंत्री मंत्री परिषद से इस्तीफा दे देता है या प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा दे देता है तो मंत्री परिषद स्वतः भंग हो जाएगी, या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है तो मंत्री परिषद स्वतः भंग हो जाएगी। इतना केंद्रीकृत पावर है प्रधानमंत्री। इसी कारण मैंने कहा मंत्री परिषद के जीवन मरण के केंद्र में है प्रधानमंत्री। जीवन मरण का सवाल है। अब बात यही नहीं, ये तो मान लीजिए इतना ये सब पढ़ने के बाद लगता है वाकई प्रधानमंत्री के पास यार कितना पावर है, लेकिन इसकी कुछ व्यावहारिकता भी है। इसके व्यावहारिक पहलू को अगर हम समझें तो क्या है व्यावहारिक मतलब क्या है? ये तो टेक्निकल पावर की बात आप कर रहे हैं। व्यवहार में इनकी शक्तियां सीमित हैं। और किस संदर्भ में सीमित है? तो जैसे ही आप सीमित शक्ति की बात करेंगे तो कारण यह है कि प्रधानमंत्री की जो शक्ति है वो सीमित हो जाती है जाति की वजह से, धर्म की वजह से, क्षेत्र की वजह से, और चूंकि गठबंधन की भी राजनीति होती है भारत में, इसलिए भी गठबंधन की राजनीति। अब इसको समझते, ये थोड़ी संविधान में लिखा है कि आप जात के आधार पर मंत्री पद किसी को देंगे, ऐसा थोड़ी लिखा हुआ है। ये व्यवहार में लागू होता है, ये टेक्निकली कागज पे लागू नहीं होता है, व्यवहार में। क्यों लागू होता है? क्योंकि आपको भी तो संतुष्ट करना है, आम जनता को भी तो संतुष्ट, क्योंकि आम जनता जब किसी को मंत्री पद मिलता है तो मंत्री पद के नाम से ज्यादा उसके टाइटल पे फोकस करती है कि किसको मिला है। तो बेचारे प्रधानमंत्री को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ खास जाति के कोटे का भी ध्यान रखना होगा, थोड़ा दलित कोटा का ध्यान रखना होगा, थोड़ा ब्राह्मण कोटे का ध्यान रखना होगा, थोड़ा ओबीसी कोटे का ध्यान रखना होगा। इन सभी कोटे का ध्यान रख के हमको मंत्री पद देना होगा, पहली बात। अब इसका मतलब यह है कि भले आप आम जिंदगी में जाति जाति करेंगे तो 10 तरह के प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे, लेकिन भारत की जो सर्वोच्च संस्था है वहां भी जातिगत व्यवहार में जातिगत मसले बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे आप बोल दीजिए कुछ भी तो बड़ा खराब आदमी है, जातिवाद करता है, लेकिन वहां भी जातिवाद हो रहा है नहीं, क्योंकि आप उसके टाइटल को देखते हैं, उसको संतुष्ट भी करना है, हर जाति को संतुष्ट करके चलना है। ठीक है, उसके बाद धर्म का मसला है कि आपको माइनॉरिटी का भी ख्याल रखना होगा। देखिएगा जो मंत्री परिषद का विस्तार हुआ उसमें 2 बौद्ध धर्मावलंबी को भी मंत्रालय में शामिल किया गया है, 2 सिख को शामिल किया, 2 ईसाई को शामिल किया गया है। नहीं तो माइनॉरिटी कोटा का भी
रखना है। क्षेत्र, क्षेत्र के आधार पर मतलब भाई इस बार बिहार से देना होगा, कुछ गुजरात से देना होगा, यूपी का चुनाव आ रहा है वहाँ से भी कुछ देना होगा मंत्रालय, है ना। तो ये बैलेंस, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की शक्ति सीमित क्यों है? क्योंकि वो जब मंत्रालय बांटते हैं, जो आपने टेक्निकली पढ़ा और जो आप प्रैक्टिकली पढ़ रहे हैं, दोनों में अंतर। इससे पहले जो हमने आपको बताया वो एकदम सैद्धांतिक बात है, और ये मैं अभी जो बता रहा हूँ यही यथार्थ है, यही प्रैक्टिकल बात है, सच्चाई यही है, ठीक है। उसके अलावा गठबंधन की भी राजनीति होती है। गठबंधन की राजनीति में बिहार से नीतीश कुमार कहेंगे मेरे पार्टी को भी एगो मिलना चाहिए, तो उधर लोजपा की पार्टी कहेगी हमरो पार्टी के मिलना चाहिए, 4-5 सांसद हमरो है, तो उधर हमारा पार्टी भी कहेगा मेरा भी सांसद है तो हमको भी मंत्रालय मिलना चाहिए। तो सबको गठबंधन की पार्टियों में जब आप गठबंधन धर्म का निर्वहन करते हैं तो उसमें आपको इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि हर गठबंधन से जुड़ा हुआ जो भी पार्टी है उसका भी आप ख्याल रखें, उनको भी मंत्रालय दें। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री सब कुछ अपने मन का नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी लागू होती है। अगर नहीं देंगे जाति के आधार पर, हो ये जो मोदिया है ना ये ठीक काम नहीं किया, हमारे जात के तो एको बनैबे नहीं किया, नहीं भाई साहब, मैंने फिर भी बहुत ही शब्दों का मर्यादा रख के बात किया है, नहीं तो आमतौर पे व्यवहारिक जीवन में लोग इससे भी ज़्यादा यथेष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं, नहीं, और सुशोभित कर देते हैं कि ये है वो है, नहीं, चूंकि एज ए शिक्षक हमको शब्दों की मर्यादा का भी ख्याल रखना है इस कारण से। लेकिन आम जीवन में आप क्या बोलते हैं और आम जीवन में क्या बोला जाता है ये सबको पता है, वो व्यवहारिक रूप है ना। यथार्थ रूप में क्या बोलते हैं लोग कि अगर आपकी जाति का, आपके धर्म का, आपके गठबंधन से अगर किसी को नहीं मिला तो आप विरोध कर देंगे, विद्रोह कर देंगे, इस तरह की चीज़ें हैं। इस कारण से ये व्यवहारिक चीज़ें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद के निर्माण में उनकी शक्ति को सीमित करता है व्यवहारिक तौर पे, नहीं। लेकिन अगर सैद्धांतिक तौर पे पढ़ें तो उनके पास शक्ति बहुत व्यापक है, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कि इस रूप को जानने के बाद आपको एक बात मन में आता होगा, क्या भारत का प्रधानमंत्री एक निर्वाचित तानाशाह भी है क्या? या फिर क्या भारत के प्रधानमंत्री को एक निर्वाचित तानाशाह कहा जा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री को क्या निर्वाचित तानाशाह भी कहा जा सकता है? निर्वाचित तानाशाह। तो एक बात ध्यान रखें, भारत के प्रधानमंत्री को व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, फिर भी आप भारत के प्रधानमंत्री को निर्वाचित तानाशाह नहीं कह सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि नहीं कह सकते आप तानाशाह। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि भारत के जो संविधान है वो लिखित है, सबके लिए मर्यादाएं तय हैं। और केवल यही नहीं है, लिखित संविधान ही नहीं है, उसके अलावा लिखित संविधान के अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका है, इसके अलावा स्वतंत्र प्रेस है, इसके अलावा स्वतंत्र प्रेस के अलावा आपके पास हर 5 साल पे चुनाव होता है नियत समय पर, नहीं। उसके बाद जनमत से होता है, जनमत, जनादेश, ये सब कहीं ना कहीं सिस्टम भारत के प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं निर्वाचित तानाशाह बनने से रोकती है। तो भारत के प्रधानमंत्री के पास व्यापक शक्ति होने के बावजूद भी आप उन्हें निर्वाचित तानाशाह नहीं कह सकते, क्योंकि आपकी भारतीय संविधान कुछ इस रूप की है, इस स्वरूप की है, जहां भी कुछ ऐसा होगा तो ये चीज़ें बहुत हावी होंगी और उनके शक्तियों को सीमित करेगी। तो एक बात आप तो समझ गए, लेकिन आम तौर पे ये शब्दों का प्रयोग हम लोग अपने देश में कर देते हैं। अब इस बात का ध्यान रखें कि इस देश की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ है और यह विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लगभग 100 करोड़ के आसपास, लगभग 90 से 100 करोड़ के आसपास भारत में मतदाता हैं,
है ना। और इतने लोगों के माइंड का आप निर्णय या एक निष्कर्ष किसी चाय के दुकान पर एक कप चाय की चुस्की लेते हुए कर देते हैं, ये आश्चर्य का विषय है। ये आश्चर्य का विषय है। आप इतना बढ़िया एनालिसिस कर लेते हैं विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था का, यूं चुटकी बजाते ही नहीं, आप हमेशा निष्कर्ष पे हैं। हर क्षण आपसे बात कर लीजिए, आप निष्कर्ष दे देते हैं। इसलिए किसी भी निर्णय पे पहुंचने से पहले निश्चित रूप से आपको इन बातों की जानकारी होनी चाहिए, है ना। आपको किसी प्रधान को निर्वाचित तानाशाह कर दें उससे पहले आपको टेक्निकल और प्रैक्टिकल जानकारी होनी चाहिए कि भारत में वास्तविकता यही है कि कोई निर्वाचित तानाशाह नहीं हो सकता है। विदेशों में भी प्रधानमंत्री जाते हैं, यह हम मानते हैं कि भारत का जो विदेश में जो मजबूत प्रतिनिधि हैं वो प्रधानमंत्री हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री को विदेशी दौरा पर भी जाना चाहिए, क्योंकि विदेश में भारत के तरफ से जो सबसे बड़ा प्रतिनिधि और सबसे मजबूत प्रतिनिधि माना गया वो प्रधानमंत्री को ही माना गया। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो प्रधानमंत्री की शक्तियों का चर्चा हमको इसलिए करना था क्योंकि हाल ही में मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ है, ठीक है। और मंत्रिपरिषद के विस्तार में उस मंत्रिपरिषद का, जिस मंत्रिपरिषद का जीवन और मरण का केंद्र प्रधानमंत्री होता है, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को जानना आपके लिए जरूरी था। मैं उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रधानमंत्री को समझने में काफ़ी मदद पहुंचाएगा। ठीक है, नमस्कार।